जो सरकार का बेसिक काम है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बराबर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बराबर मिलनी चाहिए, मेडिकल हेल्प बराबर मिलनी चाहिए। उस काम में कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आई, उस काम में आज तक पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला। सर, भाजपा सरकार हर बार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन क्या पाली की जनता को लगता है कि विकास वाकई सबका हुआ है? मैडम, विकास सिर्फ दो लोगों का हुआ है, अंबानी जी का और इसका अडानी जी का। रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता विकास नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी को जो मिलना चाहिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार करोड़ों खर्च दिखाती है, तो गांव-गांव स्कूलों में, अध्यापक अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है? डॉक्टर नहीं है जी। स्कूलों की हालत ये है कि 3 बच्चे और 5 टीचर हैं, जबकि कायदे से 50 स्टूडेंट पे 1 टीचर जरूरी है। मैडम, हालत ये है कि सोनोग्राफी के लिए महीने 1.5 महीने। अब जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको सोनोग्राफी करानी है, उसको 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दे, क्या करेगी? उसके लिए मैं तारीफ करूंगा उसकी केजरीवाल की। जब बीजेपी को पता चला कि इसकी 67 सीटें आई है और लगातार ये चुनाव जीतते जा रहा है, तो उसको ऐसा घेरा है कि जैसे शराब घोटाले में केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए खा लिए। सबसे बड़ा चोर वही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज चैनल, जहां सवालों की धार होती है और नेताओं की असली तस्वीर सामने होती है। आज हमारे साथ है पाली से कांग्रेस के लोकप्रिय विधायक भीमराज जी भाटी। पाली जैसी राजस्थान के औद्योगिक और ऐतिहासिक गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि अपने आज और आने वाले कल के लिए जवाब चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं भीमराज जी से। भाटी जी, हमारे चैनल बतंगड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाटी जी, आप राजनीति में आने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था और कब और कैसे आपने राजनीति में शुरुआत की? मैं तो बहन जी बेंगलोर रहता था जी। 1981 से इंडस्ट्री चलाता था, इंजीनियर हूँ मैं पिलानी से। तो 1990 में मेरे पिताजी ने कहा कि आप पब्लिक के लिए कुछ करो, तेरे को पढ़ाया, तेरे को लिखाया, तूने 2 पैसा कमाया है, तो पाली की जनता के लिए कुछ करो। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो बेंगलोर रहता हूं। तो उन्होंने कहा बेंगलोर भले ही रहो, लेकिन अब जनता की सेवा के लिए कुछ करो। तो मैं बेंगलोर से आया, मेरा मन नहीं था लड़ने का, मैंने मेरे पिताजी को बहुत मना किया, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, राजनीति में रह के कुछ सेवा करो। इसलिए मैं 90 में लड़ा पहला इलेक्शन कांग्रेस से लड़ा। अच्छा, पार्टी से आपने? हाँ, जी। उस वक्त पुष्पा जैन जी जीती बीजेपी से। जी। फिर वो मंत्री बने। वो भारतीय जनता पार्टी की भैरू सिंह जी की जो सरकार थी वो 2.5 साल में ही खत्म हो गई। वो 7 गवर्नमेंट करी थी ना, रहे थे, तो वो खत्म हो गई। तो 1993 में वापस इलेक्शन हुआ। तो 1993 में मेरे को टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने। तो मैं उस इलेक्शन में निर्दलीय खड़ा हुआ। मेरे सामने चंद्रराज सिंह भी थे, कांग्रेस से कैंडिडेट, और बीजेपी से थे पुष्पा जैन। तो मैंने पुष्पा जैन जी को 12,500 से हराया और चंद्रराज सिंह भी की मैंने जमानत जब्त कराई। फिर 93 में मेरे को बहुत ऑफर दिया भैरू सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी सफेद टोपी लगाते हैं, तो मैं नहीं, न तो बीजेपी में आऊँगा और न कांग्रेस। मेरे को भले टिकट नहीं दिया, मैं निर्दलीय जीता, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ रहूँगा। मैं कांग्रेस के साथ रहा 93 से 98 तक। मैंने मिनिस्ट्री टुकराई, पैसे टुकराए, गाड़ी घोड़े, सब चीज़ ऑफर, प्रलोभन टुकरा के मैं रहा, लेकिन 1998 में मेरे को टिकट नहीं दिया। तीसरी बार जी। कांग्रेस में रहने के बावजूद, निर्दलीय होकर कांग्रेस में रहने के बावजूद, तो वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था मेरे खिलाफ। कोई बात नहीं, टिकट नहीं दिया, मैं फिर चुनाव लड़ा 1998 में। मैंने फिर कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराई 98 में, निर्दलीय लड़ा मैं। फिर मेरे को 2002 में टिकट दिया बाली से, जहाँ से भैरू सिंह जी ने सीट खाली करी थी और उपराष्ट्रपति बने थे। तो वहाँ से टिकट दिया मुझे। तो मैंने मना किया कि बस आप मेरे को मेहरबानी करो, मेरा कोई वो लेना था नहीं। फिर भी मुझे कहा कि नहीं, तुम लड़ो। तो मैं लड़ा बाली से लड़ा पुष्पेंद्र सिंह जी के सामने। तो मैं बाली से हारा 2002 में। तो 2003 में फिर मेरे को
उस वो इलेक्शन में लड़ा था नहीं बाली से, बाली में लड़ने वालों की जमानत जब्त हो रही थी जी जी जी। कांग्रेस कैंडिडेट के, तो उसके एवज में मेरे को इनाम दिया। 2003 में मेरे को टिकट दिया कांग्रेस ने। 2003 में टिकट दिया तो कांग्रेस है। मैं 93 में कांग्रेस वालों की जमानत जब्त करा चुका था। जी जी। तो जो कांग्रेस के तथाकथित नेता है वापाली के, वो आधारहीन है, लेकिन उन्होंने मेरी खिलाफत करी और उस खिलाफत में मैं हार गया जी। 19 क्योंकि वहाँ तो पहले से 2003 में। जबान जब्त हो रही थी कांग्रेस की। हाँ हो रही थी, तो वो जो कांग्रेसी थे छुट भैया, जी जी। 17 हजार वोट पड़ते हैं कुल कांग्रेस के वहाँ पाली में। जी। तो चलो मेरे को 3 में हरा दिया। 3 में हरा दिया। मैं लगातार जनता की सेवा में लगा रहता, चाहे किसी की पार्टी हो, किसी की सरकार हो, किसी का कुछ हो। मेरी आदत है, कोई मुझे मिस कॉल भी करता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ वापस। और उसका जो काम होता है, जिस ऑफिसर से काम होता है, जिससे कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, पटवारी, जो भी काम हो, मैं उनसे बात करके उसको वापस कहता हूँ तू कलेक्टर साहब के पास कल चले जाना, और टाइम लेके उसको बोलता था कि इतने बजे चले जाना। तो चलो 2008 में मैं हारा, फिर हारा, लेकिन कांग्रेस की जमानत जब्त कराई। ठीक है। फिर 2013 में फिर वापस मेरे को टिकट दिया। 2013 में दिया तो वही कांग्रेस के वो उसमें, लेकिन मैं हमेशा दूसरे नंबर पे रहता। चाहे निर्दलीय होता तो भी दूसरे नंबर पे रहता, कांग्रेस का होता तो भी दूसरे नंबर पे रहता। कांग्रेस हमेशा 3 नंबर पे रहती पाली में। जी जी। 35 साल के बाद अब मैं जीता हूँ पाली से कांग्रेस का कैंडिडेट। लोगों ने कांग्रेस का एमएलए देखा ही नहीं, बच्चे बड़े हो गए 33-35 साल। लेकिन आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। हाँ, मैं आम जनता से जुड़ा रहता हूँ जी। पार्टी का कोई मतलब नहीं, आप पर्सनली जुड़े हैं, जुड़ाव से वो सारी चीजें जी। अच्छा, मेरी बिरादरी के पाली विधानसभा क्षेत्र में मामूली वोट है 2000 में से भी 400-500 लोग मेरी खिलाफत करते हैं, लेकिन वो अब पारंपरिक रूप से बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो वो मेरी खिलाफत करते हैं। ये बात है सर। भाजपा सरकार हर बार सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, लेकिन क्या पाली की जनता को लगता है कि विकास वाकई सबका हुआ है या सिर्फ कुछ घरानों का? मैडम, विकास सिर्फ 2 लोगों का हुआ है जी, अंबानी जी का और इसका अडानी जी का। इन 2 के अलावा किसी का विकास नहीं हुआ। आप इनकी कैपिटल ग्रोथ देख लो, आप इनके वेरियस इंडस्ट्रीज में जो इन्होंने एस्टेब्लिश करी है, भांति की इंडस्ट्रीज। सोलर में बहुत ताकत से लगे हुए हैं, सोलर में हजारों एकड़ जमीन इन लोगों ने ले ली। सोलर के लिए अंबानी और अडानी में कंपटीशन हो रखा है। तो आम विकास जो है वो विकास हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, विकास हुआ है। जैसे ये रोड है नेशनल हाईवे, तो वो नेशनल हाईवे की जो रोड है वो रोड सेस लगाया था जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उस रोड सेस के लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, पेट्रोल और डीजल पे लगाया था। इसी तरह एजुकेशनल सेस लगाया था। तो ये तो मनमोहन सिंह जी के दिमाग का खेल था कि उन्होंने पेट्रोल डीजल तो बड़े आदमी काम में लेते हैं, हर एक आदमी तो काम नहीं लेता, उसके ऊपर ये सेस लगाया, रोड सेस। उस रोड सेस के लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए थे। उस रुपए को कांग्रेस तो उपयोग नहीं कर पाई उसका, उनके पास कोई वो था ही नहीं, इनको उससे ही नहीं थे। तो उस रोड सेस के लाखों करोड़ों रुपए से ये सब नेशनल हाईवे जितने भी बने, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना वगैरह सब उस पैसे से बने हैं। विकास हुआ है, विकास में कोई दो राय नहीं है। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता विकास नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी को जो मिलना चाहिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बेरोजगार है लोग, आप जयपुर में देखिए, हर शहर में देखिए, मजदूर सुबह खड़े रहते हैं चौराहे पे हजारों की संख्या में, और उनमें से घर से बेचारे टिफिन भर के लाते हैं, यहाँ वो होते हैं, और उनमें से जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता वो वापस खाली हाथ जाते हैं। तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट अनस्किल्ड लेबर में है, गरीब लोगों में है, जो मजदूर लेवल के लोग हैं उनमें है। एजुकेटेड जो लोग हैं, वो एजुकेटेड लोग एमकॉम किया हुआ, एमए किया हुआ, एमएससी किया हुआ रोड पे घूम रहा है, वो चपरासी की नौकरी अप्लाई करने के लिए तैयार, और अप्लाई की है वो भी लोगों ने। 4th क्लास सर्वेंट के लिए भी इन लोगों ने अप्लाई किया, उसके लिए भी वो तैयार है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो उस एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जी जी सर, पाली की जनता की मुख्य समस्याएं आपके
किसे मानते हैं और सरकार इन्हें नजरअंदाज क्यों कर रही है? पाली की मुख्य समस्या थी मैडम प्रदूषण की। पाली में इंडस्ट्री लगी हुई है, 600-800 इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, डाइंग और प्रिंटिंग की। वो डाइंग और प्रिंटिंग की इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होता है, पानी, गंदा पानी निकलता है उसका। तो मैं 93 में जब एमएलए बना तो मैंने उस पॉल्यूशन के लिए एक ट्रस्ट बनवाया, ठीक है। तो उस ट्रस्ट के मार्फत और दूसरा उस करके महाराष्ट्र के कंपनी के साथ मिलके ट्रीटमेंट प्लांट लगा, उसका पॉल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट है। उस ट्रीटमेंट प्लांट का मैं जब एमएलए था 93 से 98 के बीच में, तब भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो भैरू सिंह जी को मैंने ले जाके पाली ले जाके उसका उद्घाटन कराया। उसके बाद 6 ट्रीटमेंट प्लांट लग गए, लेकिन 6 ट्रीटमेंट प्लांट में जो तथाकथित ट्रीटमेंट प्लांट CETP के जो चेयरमैन वगैरह होते हैं ना, वो जो भी आया उसने अपना पैसा बढ़ाया, अपना घर बनाया, पानी को कभी ट्रीट किया नहीं और पानी को गंदे पानी में उसमें नदी में छोड़ा, बांडी नदी में। फिर NGT में गए लोग, तो NGT ने ऑर्डर किया कि एक बूंद भी पानी नदी में नहीं जाना चाहिए, तो वो अभी भी नदी में जा रहा है और अभी पोल्यूशन की प्रॉब्लम एज इट इज है। लेकिन अब मेरे जीतने के बाद मैंने विधानसभा में भी कही थी और मैं 2013 से कोशिश कर रहा हूँ कि इस पोल्यूटेड पानी को, गंदे पानी को HDP पाइप में ले जाके रन ऑफ कच्छ में छोड़िए, और उसमें पाली का पानी भी चले जाएगा, जोधपुर का पानी उसको कनेक्ट कर दिए, बालोतरा की फैक्ट्रीज को कनेक्ट कर दीजिए, जसोल को कनेक्ट कर दिए और उसको रन ऑफ कच्छ में छोड़ दीजिए। मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ, वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, कि उन्होंने मेरी उस बात को, और उन IAS अफसरों को आभारी हूँ जिन्होंने मेरी बात सुनी और समझी और मुख्यमंत्री जी को बताया, तो मुख्यमंत्री जी ने वो इसकी मंजूर कर दी। पब्लिक मीटिंग में घोषणा कर दी, पार्लू में, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोग्राम में गए थे, वहां भी लोगों ने याद दिलाया पॉल्यूशन का, तो उन्होंने वो इसकी मंजूर कर दी, उसकी DPR बननी चालू हो गई है। जी, ठीक है। दूसरी मेन समस्या है सीवरेज की। तो सीवरेज में इन्होंने क्या किया कि अनप्लान्ड तरीके से सीवरेज का पाइपलाइन बिछाई L&T वगैरह ने, और इन लोगों ने, जिन ठेकेदारों, उन ठेकेदारों ने, नेता लोगों से कुछ सेटिंग करके उस सीवरेज का इतना वहाँ पाली में तकलीफ है कि मैं बता नहीं सकता। मोहल्ले वाले रह नहीं सकते घर में, बच्चे जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके जूते भीगते हैं, उनके पैंट भीगते हैं, हर मोहल्ले की ये हालत है। सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या। तीसरी समस्या है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की। तो पीने के पानी के लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 2280 करोड़ रुपए मंजूर किए पहले बजट में। जब मेरा दर्द सुना उन्होंने विधानसभा में और जनता का मैंने दर्द उजागर किया, तो उन्होंने 2280 करोड़ रुपए तो जवाई बांध से लगा के जोधपुर तक 194 किलोमीटर जो नहर है बनी हुई दरबार के जमाने के, उसके लिए उन्होंने मंजूर किया कि इस नहर को पक्के बनाओ, बढ़िया बनाओ, थोड़ा ऊंचा बनाओ। 2280 करोड़ रुपए, उससे ये कल्याण होगा। फिर 77 करोड़ रुपए उन्होंने जोधपुर जो इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आता है उस पानी को कुड़ी तक लाने के लिए 77 करोड़ रुपए मंजूर किए। कुड़ी आएगा पानी, कुड़ी से रोहित जुड़ा हुआ है पाइपलाइन से, और रोहित से पाली जुड़ी है पाइपलाइन से। तो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है वो ये स्कीम चालू हो गई है। 95 लाख रुपए उन्होंने DPR बनाने के लिए भी सैंक्शन कर दिए। DPR बन रही है, DPR बनने के बाद उसका 1.5 साल में पूरा काम कंप्लीट करने का योजना है। दूसरी और बात बताऊं आपको, ये पॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज को बहुत तकलीफ हो रही थी, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और राजस्थान ने मिलकर रोहित और नीमली, मतलब जोधपुर और पाली के मेन रोड पे एक नीमली गांव है, उसमें 9 गांवों की जमीन एक्वायर करके करीब 1500 हेक्टेयर जमीन एक्वायर कर ली। कुछ को मुआवजा मिला, कुछ को नहीं मिला। वहाँ पे वो एक इंडस्ट्री लगा रहे रोहित नीमली, उसमें इंडस्ट्री सब, और उसमें 55,000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार का। उसके लिए मेरे को गवर्नमेंट से मैंने पिछले बजट में 150 करोड़ रुपए मंजूर कराए, और अभी 465 करोड़ रुपए और मंजूर कराए उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उस इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पैसा दे कि भाई ऑलरेडी ये तो डेवलप हो रहा है। उसके 150 करोड़ का काम भी चालू हो गया। 465 करोड़ जो सैंक्शन करे उसके भी टेंडर हो गए। 12 सितंबर को वो टेंडर खुलने वाले। तो सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी जी, कि अभी जब
हम दूसरे पॉडकास्ट कांग्रेस विधायकों के भी करते हैं, बीजेपी वालों के भी करते हैं। जी जी। बीजेपी के जो विधायक हैं उनका कहना होता है कि बहुत बड़े बड़े बजट जो है मुख्यमंत्री जी हमें दे रहे हैं, और काम भी बहुत अच्छे से राजस्थान में हो रहा है जी। राजस्थान को डेवलप करने के काम हो रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं, बहुत सारे विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि हमें बजट देते ही नहीं, क्योंकि हमें सौतेला व्यवहार हमसे हो रहा है, हमें आज तक एक बजट मंजूर नहीं किया जिससे हम अपने क्षेत्र में काम कर सके। तो इस पे आपका क्या कहना है? भाई अब दूसरे लोगों की तो स्थिति मुझे नहीं पता है, लेकिन आप भी तो कांग्रेस से विधायक मैं हैं। कांग्रेस का हूँ मैं जब, लेकिन मैंने जो बात की, मैं कभी चीफ मिनिस्टर मिला नहीं हूँ आज दिन तक नहीं मिला हूँ, लेकिन विधानसभा में मेरी परफॉर्मेंस को देख के मेरा दर्द, जो मैं जनता का दर्द उजागर करता हूँ, उसको देख के मुख्यमंत्री जी ने और इस सरकार ने मेरे को जितना पैसा दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ, उनका आभारी हूँ। मतलब मैं मिला नहीं पर्सनली, ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं कभी 1 to 1 मिला ही नहीं, ऑफिस में भी नहीं गया मैं मुख्यमंत्री जी के। जी जी। अब मैं जरूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूं कि आपने इतनी बड़ी प्रदूषण की समस्या को सुना और उसको सॉल्व करने के लिए जनता का दुख वो कर रहे हैं, और उसके लिए आपने पब्लिकली घोषणा कर दी, गवर्नमेंट पीछे लग गई, DPR बनाने में लग गई, ये सब कर गई। सर, राजस्थान की जनता के बीच भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी आपको क्या लगती है? भाजपा सरकार की, अब भाजपा वाले तो सही कह रहे हैं, मतलब भले पैसा दे उनको, वो तो अब बेचारे डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, इसलिए वो तो कभी नहीं कहेंगे कि हमारा, लेकिन हकीकत ये है कि भाजपा वाले लोगों के भी काम नहीं हो रहे जी। वो हम आपस में बैठते हैं, मिलते हैं तो खाना खाते टाइम मिलते हैं, विधानसभा मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि यार पीएम जी काम ही नहीं हुआ, हमारे ही काम नहीं हुआ, मंत्रियों के काम नहीं हो रहे। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? मंत्रियों के कोई कारण नहीं है। मंत्री भजन लाल जी एक तो ग्राउंड लेवल के लोगों से जुड़े हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता है ना पार्टी के, ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं, तो वो रोज घूमते हैं दिल्ली, हर विधानसभा क्षेत्र में जो उनके पुराने मुलाकाती है उन लोगों को मोटिवेट करके उनके, ये यहाँ से कहते हैं कि आप मेरी मीटिंग कराओ, वो वहाँ मीटिंग कराते हैं, उस आदमी की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। मुख्यमंत्री जी को पब्लिक मीटिंग करने का आनंद आ जाता है। अब भाई मुख्यमंत्री जाएगा तो पूरी मशीनरी लगेगी, तो मीटिंग होगी, बढ़िया मीटिंग होगी, तो मुख्यमंत्री जी को जनता से बात करने का मौका मिलता है, नहीं तो अब आदमी कौन इकट्ठा करेगा? नहीं होगा, नहीं कैसे होगा? अच्छा, यूं मुख्यमंत्री कह दे बिना किसी आदमी के बुलावे पे चले जाए मुख्यमंत्री, तो पता ही नहीं चलेगा क्या है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री आएगा नहीं आएगा, मुख्यमंत्री आए अखबार में जिसने पढ़ा वो आ जाएगा, आम आदमी आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बेरोजगारी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है, क्या वह धरातल पर काम कर रही है? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ योजनाएं तो काम कर रही है धरातल पर। जैसे महिला विकास की बात है, सामूहिक जो बनाया है इन्होंने समूह, महिला समूह, उस महिला समूह में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। दूसरा जो है वो इसमें क्या नाम, PHED में सबसे खराब स्थिति है। PHED के जो ऑफिसर्स के अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं वो निठल्ले हैं, नंबर 1। नंबर 2, भजन लाल जी ने अभी तक जो पुराने मशीनरी है, पुराने पिछले राज के टाइम के, उसके पहले के टाइम के लोगों को, उनको छेड़ा ही नहीं है। वो अभी खुद को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने उसको टच करने बंद कर दिया। IAS IPS RS वगैरह छोटी मोटी सब ट्रांसफर कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन जिस लेवल पे करना चाहिए ट्रांसफर और जिस लेवल के लोगों को हटाना चाहिए, जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनमें कहूँ कि छोटे लोग, पटवारी जो काम करता है वो कलेक्टर नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब पटवारी बदमाश है तो कलेक्टर कितना ही बढ़िया हो, चीफ मिनिस्टर कितना ही बढ़िया हो, क्या करेगा? अगर गांव में अपना वो सोसाइटी का मैनेजर खराब है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो जनता को बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल, वो तो टच तो उनसे है, टच तो उनसे, काम करने वाले तो वो लोग हैं। SDM उसको कह देगा, कलेक्टर SDM कह देगा, SDM तहसीलदार कह देगा, तहसीलदार पटवारी कह देगा। पटवारी अगर नोटोरियस है तो वो सही बात बताएगा नहीं, असली रिपोर्ट ही नहीं देगा। बिल्कुल सर। तो इसलिए लोग भटक रहे हैं, इसलिए लोग काम हो रहे हैं। अच्छा, MLA साहब क्या समझते हैं कि मैं MLA बन गया, मैं टेलीफोन करूंगा सब हो जाए, तो MLA साहब को जवाब तो हर आदमी मीठा देगा, बढ़िया जवाब देगा, वो ये नहीं कहेगा ये नहीं हो सकता, लेकिन उसको टेक्निकली कोई बात बता के उसको संतुष्ट कर देगा।
बातों से। हाँ, बातों से। तो वो एमएलए साहब भी भाई, अब एमएलए को तो पता नहीं है ना गवर्नमेंट के वर्किंग का, कानून का, रेवेन्यू का क्या कानून है, कोऑपरेटिव क्या कानून है। तो जो अफसर उसको फीड करेंगे वही वो अपने आदमी को, जिसको जो मुसीबत लेके आया है उसको वो बात बता देगा। बिल्कुल। तो उससे उसको तो जो जिसकी मुसीबत है वो तो सेटिस्फाई होगा नहीं। एमएलए सोच रहा है कि मैंने कह दिया और मैं क्या कर सकता हूँ। अरे कहने से कुछ नहीं होता है, जब दरअसल पे आदमी को बेनिफिट मिलता है ना खुद को, तभी फायदा है, तब फायदा है। मेरे को जो वोट मिलते हैं, निर्दलीय में भी वोट मिलते हैं, मेरे को कभी 46,000 से कम वोट नहीं मिला। मैं हमेशा दूसरे नंबर पे रहा, हारा लेकिन दूसरे नंबर पर रहा। कांग्रेस हमेशा तीसरे नंबर पर। उसकी वजह यह है कि मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता, मैं दिल से किसी को कोई तकलीफ है तो उसको दिल से समझता हूँ, दिल से उसको ग्रहण करता हूँ और दिल से फिर उसकी मदद करता हूँ। और मदद करने के लिए मैं किसी भी एक्सटेंट तक जाने को तैयार रहता हूँ। तो हर आदमी जिसका काम होता है, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने इसका क्या भला किया, लेकिन वो याद रखता है। और मैं क्यों यार थे मन कटू जानो, अरे साहब मैं वन टाइम पटवारी थो जने आप मारे जयपुर मन मदद करी, मैंने तो अटे कोई करी हो नहीं, जयपुर आप हमारी मदद करी। मैं बाली इलेक्शन लड़ने गया तो मेरे को कई ऐसे लोग मिले। हाँ तो सर, क्योंकि काम करवाने वाले लोग तो बहुत होंगे, आपको याद नहीं होंगे, लेकिन आपको तो वो याद रखेंगे क्योंकि किसी का, एक आदमी का एक ही काम हुआ तो वो तो आपको याद रखेंगे ना। बिल्कुल सर। सर, विधानसभा में विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन क्या सरकार विपक्ष को सिर्फ सोच समझकर नजरअंदाज कर रही है? सोच समझ के नहीं। विधानसभा में कोई भी नेता प्रश्न उठाता है, प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का मैंने कई प्रश्न पूछे, उसका सबका गोलमाल जवाब है, कोई टू द पॉइंट जवाब नहीं है, संतुष्टिपूर्ण जवाब। हाँ, मैं फ्लोर पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रदूषण की वजह से कितने किसानों की जमीन खराब हुई, कितने एकड़ खराब हुई, किन किन किसानों की खराब हुई, और अब राज्य सरकार का क्या इच्छा है, उनको मुआवजा देने क्या स्थिति है। वो उस दिन मंत्री तो थे नहीं, संजय शर्मा जी, के बिश्नोई जी को संभला के बिश्नोई पढ़ने लगे जवाब। मैंने कहा जवाब तो मेरे पास आ गया है, मैंने पढ़ लिया, जवाब मत पढ़ो, मैं जो पूछता हूँ उसकी बात करो, आप पूछो। तो मैंने पूछना चालू किया तो वो पता ही नहीं, समझ ही नहीं आई उसको। स्पीकर साहब को समझ आ गई कि ये मंत्री तो गिर गया है, तो स्पीकर साहब ने उस क्वेश्चन को पोस्टपोन कर दिया। तो पोस्टपोन करने से क्या, अच्छा उस क्वेश्चन का मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। मेरे ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला। अभी विधानसभा 1 तारीख से फिर शुरू हो रही है, वो 5-7-10 दिन चलेगी। वो तो एक अध्यक्ष जी की इच्छा थी कि भाई मानसून सत्र बुलाएं, भले 5-10 दिन चलाएं, लेकिन बुलाएं, तो इसलिए उन्होंने बुलाया। हाँ, इकट्ठा होंगे तो बैठेंगे तो कुछ सवाल जवाब होंगे। बिल्कुल सर। सर, भाजपा सरकार हमेशा आरोप लगाती है कि विगत कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ सरकार बचाने के लिए विधायकों को होटल में कैद रखा गया। इस पर आपका क्या विचार है? भाई विगत सरकार में, हालांकि मैं तो सरकार का पार्ट या सरकार के उसमें नहीं था, मैं तो हमेशा खिलाफ लड़ता हूँ, करता हूँ, इसलिए मैं तो मंत्रियों से भी नहीं मिलता था। भले मैं कांग्रेस हूँ, लेकिन आपका पर्सनल विचार सर इस पे आपने जानकारी। लेकिन क्या है कि कांग्रेस के जो आदमी है वो जो भी सवाल उठाते हैं या जो भी बात उठाते हैं उसको मतलब लास्ट स्टेज तक फॉलो नहीं करते, या किसी प्रॉब्लम को उठाते हैं तो उस प्रॉब्लम को उठा के फिर अखबार में आ गई, बात खत्म हो गई। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ उसको लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाते, फॉलो नहीं लेते। हाँ, लॉजिकल एंड तक ले जाए तो प्रॉब्लम हल हो जाए। बिल्कुल सर। हाँ, यूँ बात करने से क्या, विधानसभा में कर दी, बात खत्म हो गई, आपने जवाब दे दिया, अखबार में आ गया, गवर्नमेंट का जवाब गोलमोल आ गया, फिर आप ज़्यादा समझते हो तो आपने उसको कोशिश करी तो वो मीठा जवाब दे के, नहीं तो कोई ना कोई मंत्री इंटरवेन कर देता है जी, दखल अंदाजी कर देता है, दखल अंदाजी करता है तो बात खत्म हो जाती है। हाँ। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार करोड़ों खर्च दिखाती है, तो गांव-गांव स्कूलों में, अध्यापक अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है? नहीं है, डॉक्टर नहीं है जी। स्कूलों की हालत ये है कि 3 बच्चे और 5 टीचर है। टीचर खूब है, 3 बच्चे और 5 टीचर है। नहीं, जहाँ जिसकी अप्रोच है वो तो वही जमा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल में कितने टीचर है, जबकि कायदे से 50 स्टूडेंट पे 1 टीचर जरूरी है। एक 50 बच्चों को ही 1 टीचर हैंडल कर सकता है। वहाँ जहाँ 400 लोग हैं वहाँ 3-3, 4-4 मास्टर है ओनली। मैंने प्रश्न भी पूछा तो मेरे को जवाब भी आया कि कितने होने चाहिए और अभी कितने पद रिक्त है, कितने हैं
कितने होने चाहिए, कितने अभी कितने हैं और अब रिक्त पति कितने हैं। तो इसका जवाब क्या था सर? उसका जवाब ये है कि 3 लगे हुए और 31 की खाली है, 8 लगे हुए और 12 की खाली है, फिर रिक्त है, वो रिक्त मतलब ये तो कमियां हैं, कमियां हैं, भयंकर कमी। अच्छा, डॉक्टरों को क्या है कि डॉक्टरों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में तो कुछ करते नहीं है, घर पे बुलाते हैं। हाँ, पेशेंट डॉक्टर जब हॉस्पिटल में बैठता है ओपीडी वगैरह में तो वो ध्यान नहीं देता है, वो ऐसे फॉर्मेलिटी करके छोड़ देता है। तो फिर वो मरीज कहता है साहब हमारा तो फर्क ही नहीं पड़े कि तू घर आ जाइए ने, हाँ, कि तू घर आ जाना। तो वो डॉक्टर घर जाता है, वहाँ मोटी फीस मिलनी है नहीं 300 रुपये की फीस है, किसी भी बीमारी हो 300 रुपये की फीस है और कम से कम 500-1000 रुपये की दवाई आती है, लेनी पड़ती है उसको। दवाई महंगी हो गई है, डॉक्टर की फीस महंगी होगी, नहीं तो क्या है। अब अशोक गहलोत जी ने काम तो अच्छा किया, हॉस्पिटल में मरीजों को मुफ्त दवाई, मरीजों को मुफ्त पर्ची, हाँ पर्ची 10 रुपए की पर्ची, सब काम हो जाता था। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, उस लाइनों में उन पेशेंट्स को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। तो बूढ़े बुजुर्ग वगैरह पे लाइन में खड़े नहीं रह सकते, तो वो लाइन छोड़ के आ जाता है कि छोड़ो यार, वो कहते मुफ्त चक्कर में पड़ा, कहाँ मुफ्त के चक्कर में पड़ेंगे। तो सर आपको नहीं लगता कि जो डॉक्टर गवर्नमेंट के हैं वो घर पे पेशेंट को देखते हैं, शाम सुबह जैसे भी देखते हैं, उस पे रोक लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, पक्का लगनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उसको तो प्रैक्टिस करने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए जी। हाँ, आप गवर्नमेंट नौकर हो, आप 8 घंटे हॉस्पिटल में ड्यूटी करो ना, ओपीडी में बैठो, जहाँ भी आपका काम है, ऑपरेशन थिएटर में करो। मैडम हालत ये है कि सोनोग्राफी के लिए महीने 1.5 महीने, अब जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको सोनोग्राफी करानी है, उसको 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दोगे, क्या करेगी? ठीक है, 1 महीने बाद कौन आएगा आपके पास सोनोग्राफी कराने, जबकि बाहर अवेलेबल है। 2-2.5 हजार रुपए लगेंगे, 2-2.5 हजार में बाहर करा लेगा हर एक आदमी, कौन इंश्योर करेगा? बिल्कुल। MRI की मशीनें नहीं है, CT स्कैन की मशीनें नहीं है। अच्छा, मेडिकल की तो ये सुविधा तो पहले चाहिए। हाँ, अच्छा, हॉस्पिटल में जो अवेलेबल है मशीनरी, उस मशीनरी को किसी टेक्निकल कारण से, छोटे मोटे कारण से खराब कर देते हैं ये लोग खुद ही, उनसे बाहर के लोगों से मिले हुए हैं, कमीशन आता है ना सर। हाँ, तो उसको खराब कर देते हैं और क्या एक्सरे मशीन खराब भी हो रही है, बाहर जान करा लिया झट, हाँ, 2 मिनट लगेगी। हाँ, नहीं एक्सरे में 50 रुपए 100 रुपए लगते हैं। तो सोचता है यार अब मशीन ही खराब है तो बाप लोग का ही कराए, ये बेचारा क्या करेगा, मशीन खराब है तो बाहर जाता है उसके 100-200 रुपए लग जाते हैं, MRI के पैसे लग जाते हैं। गरीब आदमी के लिए तो वो भी मुश्किल है ना सर। हाँ, नहीं, इसलिए फिर लोग कराते ही नहीं है। छोटी मोटी फीस हो या और कोई बात हो तो लोग करा भी लेते हैं। कई लोग पैसे उधार कहीं से मांग के, कहीं से ला के भी करा देते हैं, लेकिन आदमी को सही फायदा नहीं मिलता। जो सरकार का बेसिक काम है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बराबर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बराबर मिलनी चाहिए, मेडिकल हेल्प बराबर मिलनी चाहिए, उस काम में कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, उस काम में आज तक पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला, आज तक। किसी भी गवर्नमेंट आई, कितनी भी गवर्नमेंट, मैं भी नोएडा से देख रहा हूँ, उसके लिए मैं तारीफ करूंगा उसकी, केजरीवाल की, कि उसने आम आदमी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करी। स्कूलों में, स्कूलों का ढांचा सुधार दिया, स्कूलों की बिल्डिंगें सुधार दी, स्कूलों का एनवायरनमेंट सुधार दिया, मेडिकल हेल्थ में मोहल्ला क्लिनिक लगा दिए, सब लगा दिए। लेकिन जब बीजेपी को पता चला कि इसकी 67 सीटें आई है और लगातार ये चुनाव जीतते जा रहा है, तो उसको ऐसा घेरा, मनीष सिसोदिया जेल में टिका दिया, सत्येंद्र जेल में डाल दिया, उसको केजरीवाल को जेल में डाल दिया और सब कर दिया, और ऐसा साबित कर दिया कि जैसे शराब घोटाले में केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए खा लिया। सबसे बड़ा चोर वही जी। और वो उसकी वजह है उसको घेरने के कि वो हमेशा प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता था जी। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं हिम्मत करता है, लेकिन वो बोलता था। आज भी ये हालत है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बकवास करेगा तो उसके पीछे ईडी लगा देंगे, उसके पीछे इनकम टैक्स लगा देंगे, उसके पीछे CBI लगा देंगे, और हर आदमी फिर कोई टेंशन नहीं लेता है, यार घर परिवार है, क्या मतलब है। अब 2 महीना आदमी जेल में रह जाए तो घर तो वैसे ही बिखर जाएगा, इज्जत पे भी, मेंटली परिवार के मेंबर दुखी हो जाएंगे, इसलिए कोई बोलना ही नहीं चाहता। हाँ, बिल्कुल सर। वर्तमान में राजस्थान के अंदर अपराध की दर लगातार बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि पुलिस और ये नेता, ये लोग, इनका एक वो बन गया है गठजोड़ जी।
मैं किसी पर्टिकुलर आदमी के नहीं कहता, लेकिन आम तौर पे पुलिस थानों से और दूसरे वो जो सरकारी एजेंसीज है उनसे एमएलएज का मंथली बंधा हुआ है, वो मंथली लेते हैं। तो पुलिस से जब आप मंथली लेोगे तो पुलिस रॉन्ग और राइट क्या कर रही है, वो अगर गलत कर रही है और कोई आदमी आपके पास आएगा कि साहब मेरी तो एफआईआर ही नहीं दर्ज हो रही है, मेरे साथ तो जुल्म हो गया, मेरी बच्ची भाग गई, आज तक 3 महीने हो गए, कोई बचा के नहीं लाया ही नहीं, तो वो पुलिस क्या है उसको सीरियसली लेती नहीं, रिलीफ किसी को देती नहीं कि चल जा ढूंढ रिया, मिल जाए तो ला डाला, तो तेरे को कहीं पे पता हो तो तू बता। अब उसकी बेटी गायब हुई है तो वो उसको पता होता तो वो खुद ही पकड़ के ले आता, हाथा जोड़ी करके ले आता, मारपीट करके ले आता। लेकिन पुलिस में केस दर्ज कराया है तो पुलिस कभी, अच्छा जो सक्षम आदमी है वो तो हाई कोर्ट में चले गया और हाई कोर्ट में जाके उसने वो एप्लीकेशन लगाया, बीएस क्रॉप या क्या बोलते हैं वो एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इतने दिन में हम दस्तयाब करके लाओ, कोर्ट में पेश करो। कोर्ट में पेश करते फिर 164 में उसका बयान होता है, बालिग लड़की है तो वो 164 बयान देगी, नाबालिग लड़की है तो उसको महिला गृह वो इसमें भेज देंगे, ऐसे करके। तो अपराध तो मतलब बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरा ये जो बजरी माफिया है ये बहुत पनप गया, शराब माफिया बहुत पनप गया, तो और कई किस्से हुए हैं, मरे भी है 1-2 पुलिस वाले। इसी तरह शराब माफिया के पैसे बंद 8 बजे के बाद जब चाहो शराब मिलती है, वहीं उसी दुकान से मिलती है, खाली शटर बंद डाउन रहता है। और जो 150 रुपए की बोतल है वो 250 में 300 में मिलती है, उसमें भी हाँ उसमें भी कुछ कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा रेवेन्यू वहीं से तो जनरेट हाँ वही से ये सोचते हैं इनको क्यों डिस्टर्ब करें। बिल्कुल सर, और डिस्टर्ब करेंगे तो लोग टेंडर भरना बंद कर देंगे, इसलिए छेड़ते ही नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो। सर 2028 के चुनाव में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो आप मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे, गहलोत साहब या पायलट साहब? वो कुछ नहीं कह सकते, जो हमारे यहाँ तो कांग्रेस में तो सिस्टम है, बीजेपी में भी यही सिस्टम हो गया, किसी के पास कितने ही एमएलए हो, जो हाईकमांड चाहेगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। आप भले ही कितने ही एमएलए 120 जीते हुए, 120 में से 90 चाहते हैं कि फला आदमी को बनाना चाहिए, वो नहीं होता है, वो तो जो हाईकमांड तय करता है। फिर हमको भी अनुशासन के तहत मानना पड़ता है, किसको भी हमारी चॉइस कुछ भी हो लेकिन मानना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बात श्री भीमराज भाटी जी ने आपने आज हमारे साथ खुलकर अपनी बात साझा की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए बतंगड़ न्यूज चैनल। जय हिंद, जय भारत। मैं भी हाँ बिल्कुल, मैं भी मैडम आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपके स्टाफ को, कैमरामैन को वगैरह सबको धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल को मैं चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल दिनों दिन, आपकी जो फॉलोइंग है वो दिनों दिन बढ़े और आप पधारे। आपने मेरे जैसे साधारण आदमी को इतना वक्त दिया अपना मुझे पब्लिक के साथ मिलाने का। आपके 95 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उन फॉलोअर्स के साथ जुड़ने का मुझे भी मौका दिया, इसके लिए मैं आपके चैनल का, आपके पूरे स्टाफ का, आपके सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।